खाने से छात्रों का बजट बुरी तरह से बिगड़ सकता है। इस बारी तो बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया रुपए की वैल्यू वर्सेस डॉलर, तो एकदम से उनके एक्सपेंस 10, 15, 20, 30% इंक्रीज हो जाता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत से हर साल करीब 6 से 8 लाख छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं। इतना ही नहीं, भारत अमेरिकी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स भेजने वाला देश है, जबकि तमाम नस्ली हमलों के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों की पसंद में दूसरे नंबर पर है। एक सर्वे के मुताबिक करीब 75% भारतीय छात्र मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बेहतर देश है। लेकिन जानकार कहते हैं कि अगर रुपए की यही हालत रही तो विदेश जाने वाले छात्रों के ग्राफ में जबरदस्त गिरावट आएगी। तो जहां तक मैं समझता हूँ इस साल कम से कम 25% डिप तो आना ही आना है, बिकॉज ऑफ रुपी, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन विच स्टार्ट ऑफ इन इंडिया एंड बिकॉज ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि बाहर जॉब्स मिलना भी काफी मुश्किल होता जा रहा है धीरे धीरे हम इंडियंस के लिए। बैंकर्स के मुताबिक एजुकेशनल लोन स्कीम के तहत विदेशों में पढ़ाई के लिए कुल फीस का 15% हिस्सा स्टूडेंट्स को खुद देना होता है। जाहिर है रुपया कमजोर हुआ तो फीस में इजाफा होगा। मार्जिन मनी का इंतजाम खुद करना पड़ेगा, जिससे कर्ज की राशि बढ़ जाएगी। रुपए की खस्ता हालत ने न सिर्फ नए छात्रों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं, बल्कि विदेश में पहले से ही पढ़ रहे छात्रों के खर्च को भी दुगना कर दिया है। मतलब साफ है कि विदेश में पढ़ना है तो जेब अब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। बीते कुछ दिनों से रुपया जो है डॉलर के आगे कमजोर नजर आ रहा है, जिसके चलते स्टूडेंट्स को अब बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। हमारे देश में करीब 6 से 8 लाख स्टूडेंट्स हर साल विदेशों में जाके पढ़ाई करते हैं, जिसमें से करीब 1 लाख यूएसए जाते हैं और बाकी ब्रिटेन, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया को एजुकेशनल डेस्टिनेशन मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से डॉलर मजबूत है, अब बाहर जाके पढ़ाई करने के लिए 15 से 20% पैसा ज्यादा लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ तेजश्री जोशी, न्यूज नेशन, दिल्ली। बिजॉय मिश्रा साहब, जब हमने महंगाई का दर देखा था 20% के ऊपर चला गया था, खासकर चीनी को लेकर बड़ा बवाल मचा था, तो कहा था चीनी मत खाइए, क्या फर्क पड़ता है। कल के दिन आप कहेंगे साहब विदेश पढ़ने क्यों जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। आपके पास इसके अलावा कोई तर्क नहीं। बट यू सी दैट इज ऑल्सो द राइट, ये एक अप्रोच है कि हम लोगों को वाकई में थोड़ा सा संयम लाना होगा अपने कंजम्पशन में, क्योंकि यदि हम प्राइसेस को गिराना चाहते हैं तो हमारा कंजम्पशन को भी थोड़ा सा कम करना होगा, तभी एक संतुलन बनेगा, प्राइस स्टेबिलिटी आएगी। मेरे केवल कहना ये है, आप अपना सप्लाई साइड क्यों नहीं चेक करते। नहीं, सब बोल तो रहे हैं, सप्लाई साइड को भी चेक करवाना होगा, इन द सेंस दैट कहीं लीकेजेस नहीं हो रहे हो, जैसे फूड ग्रेन्स के लीकेजेस, रॉटिंग, इनएफिशिएंसी इन डिलीवरी सिस्टम, हाई बर्डन ऑफ गवर्नेंस। आज हमारे तंत्र को चलाने के लिए देश का जिस ढंग का, और एक और मजेदार चीज बोल दें कि एज ए उपभोक्ता आप जो कर देते भी हैं उसके करीब 40% सरकार तक नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल। जेडी अग्रवाल साहब, अब एक तरह से सीधे सीधे कह देते हैं अमेरिका को आप फायदा पहुंचा रहे हैं। जी, अमेरिका को जरूरी बात है, इससे फायदा होगा, क्योंकि उसका जो प्राइस मैनेजमेंट है, जो इन्फ्लेशन है, उसको इंडियन इकोनॉमी मैनेज करेगी। जो आइटम्स यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो सस्ते भाव में अमेरिका में उपलब्ध होंगी। इसके साथ साथ वहाँ से जो आइटम्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी भारतवासियों के लिए। इसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न होती है वो होती है मुद्रास्फीति की दर के ऊपर एक नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अगले 5-6 महीने जब तक इलेक्शन नहीं होते 2014 में, तब तक इस प्रकार की वॉलेटिलिटी प्राइस मैनेजमेंट में और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में अधिक से अधिक होगी। नहीं, अगर मान लीजिए अगर देश के लोग समझना चाहें कि हमारे अर्थशास्त्री जो प्रधानमंत्री हैं, चिदम्बरम साहब हैं, या रघुरमन साहब हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के एडवाइजर साहब हैं, क्या इनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनके पास कोई कार्य योजना नहीं है ताकि इस स्थिति को संभाला जा सके। देखिए, ये कहना कि इनके पास किस प्रकार की कोई योजना नहीं है ये तो ठीक नहीं है, लेकिन ये कहना जरूरी बात है कि क्या इनकी इच्छा है कि इसको नियंत्रण में लाया जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही हम भी कहना चाह रहे थे, आपको पहले भी हम कहे हैं कि इनके पास सारे विकल्प है क्या करना चाहिए,
इनको सब कुछ मालूम है। अब बताइए ना हमारे दर्शकों को कि विकल्प क्या हो सकते हैं। पहला विकल्प यह है कि सरकारी तंत्र को कम पैसे में कैसे आप चला सकते हो, एक तो ये। दूसरा विकल्प यह है कि आप कैसे जो कर कलेक्ट कर रहे हो वो कलेक्शन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, ताकि वो कहीं मतलब लीक नहीं हो जाए। जेडी अग्रवाल साहब, आपके पास क्या कार्य योजना होती जो नहीं की जा रही है, जो इच्छा शक्ति की बात आपने कही? जो सबसे बड़ी चीज ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के ऊपर एक ठीक प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाए, और उस स्ट्रेटेजी के मातहत जब रुपया स्ट्रेंथन कर रहा हो उस समय वो एक्सेसिवली इंटरफियर करता है, वो बंद करे, और जब वो गिर रहा हो उस समय इंटरफियर करके एक स्टेबिलिटी लाने का प्रयत्न करे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंदर। वो चीज नहीं हो रही है। उनको ये डर लगता है कि अगर हमारे पास 290 या 295 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हम इंटरफियर नहीं कर सकते, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाए। इसके साथ साथ ये भी बात जरूरी है कि हमें एक प्रॉपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी डिवाइस करनी होगी। लेकिन आप तो कहते हैं कि आम आदमी, मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं, आपका नारा है कि आप आम आदमी की बात सुनते हैं, आप आम आदमी की सरकार हैं, आम आदमी ना खा सकता है, आम आदमी ना ट्रेवल कर सकता है, आम आदमी ना विदेश में पढ़ाई कर सकता है, आम आदमी ना वाहन खरीद सकता है, आम आदमी वो कंपोनेंट जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, खासकर डॉलर जिसपे हमने देने होते हैं, वो खरीद सकता है। तो फिर कैसे आप आम आदमी की सरकार हैं? आम आदमी के नाम से सब बातें की जाती हैं, लेकिन आम आदमी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बिल्कुल। पेट्रोल की कीमत जो जिसके अंदर 70% हमारा इंपोर्ट है, उसकी कीमत का असर हर चीज की कीमत के ऊपर पड़ता है। दूसरी चीज ये है एडिबल ऑयल है, और भी इम्पोर्टेंट कंज्यूमर आइटम्स हैं जिनको हम इंपोर्ट करते हैं। एफएमसीजी गुड्स की हम बात कंप्यूटराइजेशन एक ऐसी नहीं, है हमारे देश में ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन का कोई पॉलिसी नहीं है जी, कोई हो ही नहीं रहा है। आज आप देखिएगा हमारे देश में मस्टर्ड ऑयल लोग भूल गया है क्या हो रहा है। अब अगर सारे मलेशिया से आ रहा है जो पाम ऑयल, 60-70% जो पाम ऑयल आ रहा है, हम ये जगह तक पहुंचे कैसे? बिल्कुल, ये भी अपने आप में सवाल है। जब आप कहते हैं कि आपका 17 मिलियन टन के आसपास उत्पादन है, 19 मिलियन टन आपका उपभोग है, हाँ। 2 मिलियन टन के लिए इतना ज्यादा आप इंपोर्ट क्यों करते हैं? ये किस जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की बात की, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। गिरते रुपए की हालत में आम आदमी की कमर तो टूट ही रही, लेकिन इसका असर किसी और पर सीधे पड़ रहा है, और वो है आपके नन्हे मुन्ने बच्चे। मतलब साफ है कि विदेश से आने वाले खिलौने भी अब महंगे हो सकते हैं। अब ना जैगवार चलेगी, ना मर्सिडीज दौड़ेगी। हेलीकॉप्टर भी अब कैसे उड़ान भरेगा? बसें, जीप, ट्रक, रेलगाड़ी, गुड्डे गुड़ियां सब डिब्बों में कैद हो गई हैं। हाय रे रुपए, तेरी ये हालत। डॉलर ने ऐसा झटका दिया कि नन्हे मुन्नों के हाथ के खिलौने भी छूटते हुए नजर आ रहे हैं। खिलौनों की दुकानों में सजी रंग बिरंगी गुड़ियां और हाईटेक खिलौने अब सिर्फ शोरूम की सजावट ही बढ़ा रहे हैं। रुपए की कीमत में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिसका सीधा असर पेट्रोलियम पदार्थों से लेकर चाइनीज प्रोडक्ट्स पर भी देखा जा सकता है। इस वक्त हम दिल्ली के मशहूर सदर बाजार में हैं और यहाँ पर काफी सारी चाइनीज टॉयज यानी चाइनीज खिलौनों की दुकानें हैं। और ये जो आप स्टंट कार देख रहे हैं कैमरे पर, इसकी कीमत कुछ दिनों पहले तक, अगर 15 दिन पहले की बात की जाए तो इसकी कीमत 350 रुपए थी। पर जिस तरीके से रुपए की जो कीमत है वो लगातार गिर रही है और अमेरिकन डॉलर जो है वो मजबूत होते जा रहा है, इसकी जो कीमत है अब 380 रुपए हो गई है। लेकिन चौंकिए मत, ऐसा सभी खिलौनों के साथ नहीं है, बल्कि ये विदेश से भारत में आयात होने वाले खिलौनों के साथ लागू होता है। सबसे ज्यादा खिलौने चीन से आते हैं। जाहिर है महंगाई का अटैक तो लगना ही है। कस्टमर आना पसंद नहीं करता, लेना पसंद नहीं करता, कम लेता है, उसकी बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है। दुकानदारों का कहना है कि डॉलर और रुपए की बढ़ती दूरी से खिलौनों की कीमत में 10 से 40 रुपए का इजाफा हो जाएगा। इतना ही नहीं, इससे उनके इंपोर्ट पर भी फर्क पड़ना तय है। अपना इंपोर्ट पे भी असर पड़ता है, परचेजिंग पे भी असर पड़ता है। हम उस फ्लो में परचेज नहीं कर पाते, इंपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आगे डिमांड नहीं है। रुपए की हालत दयनीय हो चुकी है। रुपया हर रोज गिर रहा है। गिरावट का नतीजा क्या होगा, इसकी तस्वीर आपके सामने है। घर के बड़े बच्चों की पढ़ाई महंगी हो गई है।
तो गोद में खेलने वाले बच्चों का खिलौना भी उन्हें मुंह चिढ़ा रहा है। दिल्ली से तेजश्री जोशी के साथ टीम न्यूज नेशन। यानी अब तक हम खाने पीने की बात कर रहे थे, लेकिन बच्चे आपको मालूम है कि ज्यादातर खिलौने और हमारा चाइनीज मार्केट जो इंडियन मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट्स का भारी भरकम तरफ है, तो यहाँ भी बच्चों के लिए भी मुश्किल है सर। जेडी अग्रवाल साहब, बिल्कुल बच्चों के लिए मुश्किल है, कंज्यूमर्स के लिए मुश्किल है, गृहिणियों के लिए मुश्किल है, जो ऑफिस में लोग हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मुश्किल है। सब मुश्किलें हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, बार बार हम ये प्रयत्न करते हैं और कहते हैं एफडीआई को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एफआईआई को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी मार्केट को ओपन कर रहे हैं। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है उसको टैप करने का कभी प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, और वो है एनआरआई की रेमिटेंसेस इंडिया के लिए। 1987-88 से बात देख लीजिए, या तो हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मना लेते हैं, अपने कर्मों की तीसरी कर लेते हैं। दिवस मना दिया। नहीं, केवल वो नहीं, आपने जो खिलौना की बात की है, आज हमारे गांव में जो खिलौना बनते थे लकड़ी के, वो कहीं नहीं रह गया, वो कहीं नहीं रह गया। और आप ऑल काइंड्स ऑफ जो रबिश चीज है, जो विदेश में जो कोई नहीं यूज करते हैं, उस सारे चीजों को हमारे देश में डंप करवा रहे हैं। उसका कोई मतलब एक मापदंड नहीं है, कोई उनका मानक नहीं है, कोई उनका स्टैंडर्ड नहीं है। आप जो मर्जी बेच सकते हो हमारे देश में और वो पैसे लेकर चले जा रहे हैं। अब अगर सरकार तेल के दाम बढ़ाएगी, जेडी अग्रवाल साहब, बहुत ही सिंपल तर्क आपको देना है साहब, डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हो गया, हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, और लोगों को इंतजार तैयार रहना होगा इसके लिए। ऐसा नहीं है, हमारे हाथ में बहुत कुछ है अगर हम करना चाहें। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, सवाल ये भी हम तो है। क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका एक शायद कारण ये है कि हम खुद एक पॉलिसी पैरालिसिस में फंसे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि एक ऐसा ढंग सा बना हुआ है कि जहां एक देयर इज ए कंप्लीट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग बॉडीज इन द कंट्री। चलिए विजय मिश्रा साहब, बहुत संक्षेप में आप। बिल्कुल सही, हम भी यही मानते हैं। चूंकि हम लोग पॉलिसी मेकिंग बॉडी को इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस नहीं छोड़ते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस हो रहे हैं, वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई तालमेल नहीं है एक मिनिस्ट्री के साथ दूसरे मिनिस्ट्री का, कोई मिलते नहीं है, कोई बातचीत नहीं करते हैं, कोई सही ठोस कदम नहीं दिख रहा है कि हम कितने दिन में क्या करेंगे, कोई नहीं वो प्रॉमिस कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जुलाई 2010 में 46-84 पैसा था, आज वो 61-23 पहुंच गया है। यानी ये बढ़ोतरी जो है इसकी ओर हमने ध्यान नहीं दिया। जेडी अग्रवाल साहब, विजय मिश्रा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। यानी एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं पी चिदंबरम साहब, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि आपने कोई लेवल सेट किया है कि इस लेवल तक आपको घबराना नहीं होगा, इस लेवल के पार जाएंगे तो आपको घबराने की जरूरत है। बहरहाल कदम उठाने की जरूरत है, सच्चाई ये है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का क्वेश्चन आवर देखने के लिए।